हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर सोनू। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे गेस्ट कौशल जी है और इन्होंने यूपीएससी जेई के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं इनके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौशल जी, आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इसके लिए आपको कि आप मुझे मौका दे रहे हैं चैनल पर अपने बातों को शेयर करने का एंड अपने अनुभवों को बच्चों तक पहुंचाने का। आई थिंक अच्छा, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे यूट्यूब फैमिली को बताइएगा। मेरा नाम कौशल किशोर सिंह है एंड मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मैंने डिप्लोमा कर रखा है बीकेपी सीतामढ़ी से एंड अभी करंट टाइम में बीटेक कर रहा हूं, वो भी आर इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर से एंड वहां से अभी 4th ईयर स्टूडेंट हूं। और उस ड्यूरेशन 20 से मैंने अभी तक प्रिपरेशन जर्नी में कंटिन्यूटी मेंटेन रखा है एंड चेंज अभी बीटेक भी मोस्टली चल रहा है। अभी लास्ट ईयर में हूँ, 8th सेमेस्टर में, शायद अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करता हूं और डिप्लोमा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया था और बीटेक भी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही कर रहा हूं। आप अभी तक अपने प्रिपरेशन लाइफ में कौन कौन सा एग्ज़ाम दिए थे और कौन कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं आप? स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी जेई से किया था। 2022 का एसएससी जेई दिया था, उसके बाद 2023 का दिया हूँ, 2 एसएससी जेई दिया हूँ। बीच में एक यूपीएससी जेई तो अभी करंट में दिया ही हूँ। उससे पहले एक यूपीपीसीएल जेई भी दिया था, मेरठ में उसका सेंटर दिया था। बीच में एनबीसीसी भी दिया हूँ, एनएचपीसी भी दिया हूँ। आई थिंक ये 2-4-5 एग्जाम कंटिन्यूटी में मेंटेन करके दिया हूँ। मोस्टली प्रिपेयर एसएससी जेई के लिए किया हूँ क्योंकि बचपन से ही शुरू से ही मैं सोच रखा था कि एसएससी जेई निकालना है डिप्लोमा से ही। तो सादा मोस्टली प्रिपेयर मैं एसएससी जेई किया हूँ। बाद बाकी बीच में जो भी एग्जाम आते थे छोटे मोटे, जैसे डीबीसी हो गया या यूपीएससी अभी जेई आ गए और अदर्स जितने भी स्मॉल लेवल के आते थे जेई का एग्जाम, मोस्टली मैं प्रिपेयर किया हूँ देने का। इस बार मैंने सेल भी दिया है, तो इससे पहले नहीं देता था, बस इस बार दिया हूँ मैंने सेल भी, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं निकल रहे थे तो मैंने सारा एग्ज़ाम देना वापस स्टार्ट किया हूँ। तो करंटली अभी मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम आ रहे थे जेई लेवल का सारा एग्ज़ाम में दे रहा था। वैसे भी डिप्लोमा वालों के लिए एसएससी जेई ड्रीम जॉब होता है, तो उसी को प्रेफरेंस लेके तैयारी करता है लोग। हाँ जी, मैंने भी वही लेके जब मैं पटना आया था तो जब ज्वाइन किया इंजीनियर्स अकेडमी में स्टार्टिंग टाइम में, तो ऐसे जेई के लेवल के भी वो भी तैयारी करा रहे थे। तो एक अच्छा सा उसके बारे में वो माइंडसेट भी बन गया था, मेरे भी माइंडसेट और लोगों के द्वारा बताया गया था कि हाँ ऐसे जेई में सीपीडब्ल्यूडी एक डिपार्टमेंट होता है जो कि मोर अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, वो सबसे प्रेफर्ड होता है जेई लेवल के। तो दैट्स वाई मैंने उसके को ध्यान रख के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एंड उसी का अकॉर्डिंग तैयारी भी पूरा कर रखा था। तो दैट्स वहाँ से वही चीज़ मुझे हेल्प कर रहा था सारे जेई के एग्जाम में। और मोस्टली सारे जेई का सिलेबस सेम ही होता है, कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं, जस्ट सम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, बट आई थिंक ऐसे जेई के हिसाब से ही मोस्टली एग्जाम कंडक्ट करते हैं और सारे जेई का डिपार्टमेंट। अच्छा, हमें तो पता है यूपीएससी जेई आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है उसमें, और इसके अलावा और कौन कौन सा एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई किए हैं? अभी तत्काल में यूपीएमआरसी जेई दिया हूँ, उसमें 11th रैंक शो कर रहा है। आई थिंक 102 पॉइंट समथिंग मार्क्स वो क्वेश्चन सही वो कट के सही हो रहा है आफ्टर निगेटिव। तो एक उसमें चांसेस है क्योंकि यूआर से आई थिंक 30 सीट है और 11th रैंक शो कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि उसमें हो ही जाएगा। और एक पीसीएल दिया था तो उसमें शायद पटना ही रीजन था, शायद उसका कट ऑफ 131.75 गया था और मेरा 131.5 था। तो उसमें वेटिंग लिस्ट पर हूँ, शायद 0.25 है, बट मोस्टली होगा कि सेम एज के 2-3 पर्सन होंगे, इस कारण से मेरा 3rd वेटिंग लिस्ट वहाँ पर शो ऑफ कर रहा है। एंड अभी हाल फिलहाल में एक सेल दिया हूँ, उसमें भी मोस्टली चांस है कि शायद हो सकता है आ जाए वो इंटरव्यू स्किल टेस्ट के लिए कॉलिंग। एंड वही मोस्टली अभी यही करंट में जो एग्ज़ाम दिया हूँ उसी का एक चांसेस है। डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, कब से सिलेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया? आई थिंक 2020 के दिसंबर में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था, क्योंकि कोविड का ड्यूरेशन चल रहा था। 2020 के लास्ट में आई थिंक दिसंबर तक कंप्लीट हो गया था। 2021 के जनवरी-फरवरी से मैं पटना वापस आया था, क्योंकि कोविड के पहले था वो डिप्लोमा का तैयारी कर रहा था राजीव नगर में। उसके बाद जैसे ही स्विच किया घर से वापस जब मैं यहाँ आया हूँ, तो 21 से अगर प्रॉपर देखा जाए तो 21, 22 और ये 23, ये 3 साल की जर्नी रहा है स्टडी का। बीच में ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली डेडिकेटेड नहीं था स्टडी पे, बीच में बीटेक भी कर रहा था, बट हाँ बीटेक से ज़्यादा इस पर वो अडिग था कि मुझे एसएससी जेई निकालना है, कंपटीशन करना है, जॉब लेना है मुझे। ये चीज़ ध्यान से शुरू से ही था कि बीटेक इंड होते होते मुझे वापस ये जॉब एकदम एक हाथ में होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब। तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन में था। हाँ, स्टार्टिंग के 20 से 21-22 का जो सेशन था उस ड्यूरेशन बीटेक कम वो उधर इन्वॉल्व था, क्योंकि बीटेक कम परेशान कर रहा था चीज़ें। तो
ज़्यादा फोकस्ड था मैं इसके प्रिपरेशन में। हाँ, 23 और 24 में थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ बीटेक की तरफ शिफ्ट हुआ जब से ये 75% का एक कंडीशन लग गया है। और तो 10 बाई इधर थोड़ा ज़्यादा इधर शिफ्ट था, बट हाँ 21-22 का प्रिपरेशन शायद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इस प्रिपरेशन था, तो वो मुझे ज़्यादातर एग्जाम में हेल्प कर रहा था, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन इतना लेवल तक कर रखा था कि चीज़ें को अगर ना भी पढ़ूँ बस रिवीजन करके एग्जाम दे दूँ तो मोस्ट ऑफ दिस केसेस में वो चीज़ मेरे फेवर में ही जा रही थी। अच्छा, बीटेक में जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है उस पढ़ाई को और यहाँ कंपटीशन के पढ़ाई को कैसे आप मैनेज करते थे? चीज़ें बीटेक में स्टार्टिंग से लेकर 6 सेमेस्टर तक आई थिंक मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट कॉमन होते हैं जो कि मैंने डिप्लोमा में पढ़ रखा था। हाँ, 2-4 हर सेमेस्टर में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मिल जाते थे, और कुछ जैसे कि इंटर्नशिप आदि हो गए तो वो चीज़ एक्स्ट्रा मिलते थे, बट मैं वो मान के चलता था कि जो मैं डिप्लोमा में पढ़ रखा हूँ वही का थोड़ा सा ब्रॉड रूप है, तो मैं वही चीज़ स्टडी करता था, तो मैं थोड़ा डीपली कर लेता था जो सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट था। तो वो चीज़ मुझे हेल्प कर रहा था, 6 सेमेस्टर तक मुझे सारा चीज़ हेल्प कर रहा था अपने अकॉर्डिंगली, कि जो मैं पढ़ रखा था उसी का ब्रॉड रूप था, 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा थे। हाँ, 7th और 8th सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में नए मिलता है, वो डिप्लोमा से कोई इसका मैचिंग नहीं होता है। तो 6 सेमेस्टर तो मोस्टली वही मेरा हेल्प कर रहा था। थोड़ा बीटेक के ड्यूरेशन में जब लास्ट के 1 महीना या 15 दिन बचते थे उस समय थोड़ा एक्स्ट्रा स्टडी कर लेता था, थोड़ा शिफ्ट हो जाता था बीटेक की तरफ। उस समय थोड़ा सा वो छोड़ देता था कि हाँ चलो अभी सेमेस्टर का तैयारी कर देते हैं और इसका थोड़ा भूल जाते हैं कंपटीशन का। बट हाँ, माइंड में प्रिपरेशन चलते रहता था टाइम टू टाइम, जैसे कि नॉन टेक छोटा मोटा चीज़ें देखते रहता था, बट सेमेस्टर है तो मैथ्स दोनों करता ही था, तो तैयारी मेंटेन रहता था। हाँ, कुछ जैसे कि कुछ एग्जाम जैसे कि PGCL वो सेमेस्टर की ड्यूरेशन पड़ गया था, तो उस ऑफ द केस में पढ़ता इसका भी इसी का मोस्टली तैयारी करते रहता था, थोड़ा सब्जेक्ट को उधर झुका देता था कि चलो ठीक है वो थोड़ा ख़राब भी जाएगा तो CGPA पर ज़्यादा इम्पैक्ट उसका पड़ेगा नहीं, और मेरा कदर कंपटीशन निकल गया तो मोर प्रेफरेबल है। तो एक केस हुआ था कि PGCL को संडे के दिन पड़ गया था और मेरा पटना ही जोन था, तो मैं आगे अपना वो दे लिया, तो वो चीज़ मुझे हेल्प कर रहा था कंपटीशन के। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जब पढ़ना स्टार्ट किए कंपटीशन के लिए तो उसमें आप अपना क्या स्ट्रेटजी अपनाते थे और स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करते थे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल जब पढ़ना आया था तो पहले प्रिपरेशन का वो तरीका नहीं पता था कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना वेटेज है, तो ऑब्वियसली जैसे सारे स्टूडेंट आते हैं ज्वाइन करते हैं कोचिंग, मैंने भी आके इंजीनियर्स अकेडमी ज्वाइन किया था, फिर वहाँ चीज़ें स्टडी किया, फिर बीच में लॉकडाउन लग गया, फिर जैसे जैसे वो स्टडी में इन्वॉल्व हुआ तो पता चला कि हाँ ये सब्जेक्ट का इतना इतना वेटेज है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पहले अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया। टेक्निकल शुरू से स्ट्रॉन्ग ही थी, बट एक वे में नहीं था कि कभी कुछ था कि कभी कॉलेज गया तो छूट गया कुछ टॉपिक, तो मैंने वापस टेक्निकल वो स्ट्रॉन्ग किया वहाँ से। फिर मेरा एक आदत था कि खान सर उस समय तो हाईलाइट हो गए थे कोविड के बाद, तो उनसे स्टडी स्टार्ट किया नॉन टेक का प्रिपरेशन, तो मैंने वो तब द केस एक एक्स्ट्रा में मैं नॉन टेक पढ़ ही रहा था उनके द्वारा, और टेक्निकल यहाँ से ये क्या कहते हैं इंजीनियर्स अकेडमी के द्वारा कवर किया था, तो उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाया। चीज़ें एग्जाम के लिए मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, तो वहाँ से मुझे पता चल रहा था कि एग्जाम में पैटर्न से ये क्वेश्चन का इतना इतना वेट जा रहा है। और कभी कभी शॉर्ट्स के लिए क्रैश कोर्स भी इंजीनियर्स अकेडमी एक बार चलाए थे लॉकडाउन के ड्यूरेशन, तो वहाँ का जो एक शॉर्ट क्रैश कोर्स था वो स्टडी कर रखा था, तो मुझे वहाँ से अनुभव था कि हाँ ये सब्जेक्ट का इतना वेटेज है और इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंजीनियर्स अकेडमी के द्वारा जो टेक्निकल के लिए गाइडेंस अच्छा खासा मिल गया था, तो उसके बिहाफ पे मैं वापस जब मेरा वो क्या कहते हैं कोविड के बाद चीज़ें वो ब्रेक हुआ, तो वापस मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया और क्या कहते हैं लाइब्रेरी में जाकर ज्वाइन किया, लाइब्रेरी में बैठा, फिर वहाँ से सारा अपना टेक्निकल नोट्स पूरा प्रिपेयर कर लिया, पूरा टेक्निकल नोट्स बनाया, उसको स्टडी किया, कुछ हाईलाइट कर दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है। एंड जो भी नॉन टेक था, नॉन टेक के लिए मैं खान सर से प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो चीज़ मुझे बेनिफिशियल हेल्प था। हाँ, रीजनिंग की बात रहे तो रीजनिंग मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग होते ही हैं और मेरे भी स्ट्रॉन्ग थे, बस थोड़ा थोड़ा कभी टाइम मिले तो एक बार देख लेता था कि जो टॉपिक भूल गया या चीज़ें थोड़ा उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा लग रहा था, उसको कम से कम टाइम के लिए मैं एक बार नोट्स देख लेता था। बट मोस्ट ऑफ द केस टेक्निकल के लिए वो इंजीनियर्स अकेडमी के जो नोट्स थे, उसके बाद खुद से बनाए हुए कुछ नोट्स थे, जैसे कि स्टडी कर रहा था, जैसे टेक्स्ट बुक पर अगर सेट लगा रहा था तो वहाँ से जो मुझे एक्स्ट्रा कंटेंट मिल रहे थे वो भी मैं ऐड करता था अपने नोट्स में, या प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे की पॉइंट लिखे होते हैं, तो वहाँ जो मैं चाहता था कि मेरे नोट्स में ये है नहीं बट ये की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मुझे याद नहीं रहेंगे, तो मैं उसे वापस अपने नोट्स में जगह बना के नोट्स में वो ऐड करते रहता था, वो मुझे ज़्यादा हेल्प कर रहा था। हाँ, टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, क्योंकि वहाँ से जितने भी की पॉइंट थे, एक्स्ट्रा पॉइंट थे, जो कि मैं नहीं जानता था, इंजीनियर्स करने वाले टीचर भी उतना उनके पास टाइम नहीं था तो वो नहीं लिखा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट थे बस सब में, तो वो सारी चीज़ मैंने टेक्स्ट बुक के वो नोट्स में अपने ऐड किया हूँ।
कुछ कुछ और ऐसे एक्स्ट्रा भी पढ़ा, जैसे कि आटा 247 हो गया, तो वहाँ से भी कुछ कुछ कभी कभी टाइम टू टाइम लगा कि हाँ यहाँ से भी कुछ कुछ हेल्पफुल है, तो वो भी ऐड कर लिया। और सारे बहुत सारे हैं ऐसे, तो वहाँ से भी यूट्यूब से भी कुछ कुछ मुझे लगा, जैसे कि राजकमल सर है यूट्यूब पर, तो उनसे भी कभी कभी टाइम मिला, उनका भी कुछ कुछ समझाने का अच्छा वे होता था, तो उनसे भी मैं थोड़ा थोड़ा कभी भी पढ़ लेता था, एक्स्ट्रा पॉइंट मिला तो ऐड कर लिया। तो मोस्टली ऑफ द केस में मैं टेक्स्ट बुक से ही ज़्यादा क्वेश्चन अपने नोट्स में एडिशन किया हूँ। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक आप प्रीफर करते थे? मोस्टली स्टार्टिंग जब मैं जब जो वो किया था प्रैक्टिस, वो स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो उस ड्यूरेशन मुझे इंजीनियर्स अकेडमी का जो बुक था उसको मैं प्रेफर किया था। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि सारे एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन, और मैं अगर ऑफलाइन स्टार्ट किया तो होता क्या कि मान लो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, हाफ ऑफ द आवर मुझे इच्छा नहीं किया तो मैं वापस उसको स्टॉप कर देता था। बट इसमें टेक्स्ट बुक में क्या होता था कि टेक्स्ट बुक का ऑनलाइन स्टार्ट करता था, तो वो एक बार स्टार्ट किया तो टाइमर चलने लगता था, और टाइमर चलने के कारण मैं वापस जो है कि टाइमर वापस पॉज नहीं कर पाता था, तो पॉज नहीं कर पाता, इस कारण से मैंने टेक्स्ट बुक प्रेफर किया, क्योंकि टेक्स्ट बुक में हर क्वेश्चन का एक अच्छा खासा सोल्यूशन होता है, एंड एक डिस्क्रिप्शन में उसका एक की पॉइंट आंसर बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट भी होता है। तो मैंने हमेशा प्रिपेयर किया कि मैं ऑनलाइन ही टेस्ट लगाऊं, आइदर मोबाइल पे, लैपटॉप पर, जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं टेस्ट ऑनलाइन ही लगाऊं, क्योंकि हर एग्जाम का टेक्स्ट बुक ऐसा ऐप है जिस पर हर एग्जाम का प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, तो मैं बुक में अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करूँ। बुक में भी मोस्ट ऑफ द केस में बुक में क्या प्रीवियस ईयर होते हैं, नहीं तो अपने से कुछ एक्स्ट्रा सेट्स होते हैं। टेक्स्ट बुक पर वो दोनों चीज़ अवेलेबल है, और एक एग्जाम का नहीं, हजारों एग्जाम का अवेलेबल है, सारे तरह के एग्जाम का अवेलेबल है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हम कितना घंटा डेली पढ़ेंगे ताकि मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप एक दिन में कितना घंटा पढ़ते थे, आप ये बताइएगा। आई थिंक स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा ज़्यादा वो मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत इंसान को खुद अपने हिस्से का खुद करना होता है। वो आज करे, 2 साल के बाद करे या 3 साल के बाद करे, तो मेहनत स्टार्टिंग इंसान को खुद करना पड़ता है। तो हाँ, स्टार्टिंग पीरियड में मैंने मेहनत किया है। आई थिंक 10 घंटा 12 घंटा लाइब्रेरी में टाइम बिताता था। हाँ, 10 से 12 घंटा में ज़रूर नहीं कि पूरा का पूरा टाइम इफेक्टिवली यूज हो जाए, बट हाँ आई थिंक 6 से 8 घंटा पर डे यूज हो जा रहा था, जो कि स्टडी पीरियड में था। वो आफ्टर कोचिंग करने या लेक्चर देखने के अलावा का टाइम था। तो आई थिंक 6 घंटा 7 घंटा पढ़ता था रेगुलरली। यानी कि रेगुलर 6 से 7 घंटा भी इंसान पढ़े तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, 6 से 7-8 घंटा इनफ है। अगर रेगुलरिटी वो मेंटेन कर ले इंसान, तो वो इनफ टाइम है वो तैयारी के लिए। अच्छा, आपका एक दिन का लाइफ स्टाइल, दिनचर्या क्या होता था जागने से सोने तक का? मेरा मोस्टली अभी तो ख़राब हो चुका है, बट हाँ मोस्टली जब सिलेक्शन हो गया है तो फिर सिलेक्शन से पहले चीज़ें ये थी कि मैं सुबह उठने के बाद अप्रॉक्स कोशिश करता था कि 8 बजे तक लाइब्रेरी चला जाऊँ, कुछ भी छोटा मोटा वो खा पी के, एंड 8 से लेकर 10 12 11 तक कुछ भी स्टडी, जैसे कि रीजनिंग का टेस्ट लगा लूँ या कुछ भी स्टडी कर लूँ, याद करने का चीज़ कर लूँ। उसके बाद 12 बजे वापस खाने के लिए चला जाता था। उसके बाद एक सेट कोशिश करता कि डेली एक सेट लगाऊँ, एक सेट डेली लगाऊँ। आफ्टर डैट वो सेट का सोल्यूशन देखूँ। एक सोल्यूशन देखने के बाद चीज़ें को जो नोट डाउन कर दूँ अपने नोट्स में, एक्स्ट्रा चीज़ मुझे मिल रहा है तो, एंड कोशिश करता था कि डेली टेक्निकल का रिवीजन करूँ। क्योंकि एक बार स्टडी कर लेने के बाद रिवीजन जरूरी है, कि बार बार रिवीजन करते रहो। तो एक बार हर टारगेट ले लेता, जैसे कि अभी कोई एग्जाम, जैसे कि कोई एग्जाम आया, मुझे पता है कि 1 महीना एग्जाम में समय है और उस एग्जाम में 5 से 6 सब्जेक्ट पूछते हैं, तो डिवाइड कर लेता था कि एक सब्जेक्ट मुझे 5 दिन टाइम मिल रहा है, तो 5 दिन के हिसाब से एक सब्जेक्ट को मैं 5 दिन के अंदर रिवीजन कर लेता था। वैसे वैसे करके सारे सब्जेक्ट को 3 घंटा डेली पढ़ता था, 4 घंटा सब्जेक्ट का रिवीजन के लिए, और वो कोशिश करता था कि कवर कर लूँ हर एग्जाम के समय, एग्जाम से 1 महीना पहले सारा सब्जेक्ट का रिवीजन कर लूँ, 3 से 4 दिन या 5 दिन जो भी एक सब्जेक्ट पर मिल रहा है हर सब्जेक्ट के हिसाब से। और बाद बाकी टाइम में नॉन टेक जो भी एक्स्ट्रा टाइम डे का मिलता था कि 3 घंटा 4 घंटा पर रिवीजन करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा 1 घंटा 2 घंटा मिला, तो उसमें नॉन टेक का कोशिश करता था कि गौरव सर का चलता है सीरीज, अभी करंट टाइम में वो स्विच करते रहते हैं सर, अभी करंट टाइम में मैदान सीरीज चला रहे हैं, तो उसका प्रिपेयर करता था। या एक रोजगार पब्लिकेशन का जो अंकित है सर का, हाँ जो रोजगार, उस पर भी नवीन सर या कभी अंकित सर, उस पर एसएससी मोस्टली वो एसएससी और जो नॉर्मल एग्जाम है जितने भी होते हैं उसके बेस्ट पर वो सेट चलाते हैं। तो उनका भी सेट कोशिश करता था कि फॉलो करने का। उनका एक बुक भी रख लेते, स्ट्रेटेजी का उनका बुक आता है वो भी रखा हुआ था। बट मोस्टली मैंने खान सर से फाउंडेशन लेवल का पढ़ रखा था, तो मुझे वो चीज़ में वो हेल्प कर रहा था चीज़ें, कि अगर कोई भी चीज़ याद करना चाहता तो तुरंत याद होता है, क्योंकि मैंने मैप पढ़ रखा था, ज्योग्राफी पढ़ रखा था, पॉलिटी भी बहुत हद तक पढ़ रखा था, तो वो चीज़ मुझे हेल्प करता था कि मैं जब ज्योग्राफिकली बहुत चीज़ों को नॉन-टेक को याद रख सकूँ, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादातर हेल्प करती थी। बाद बाकी टेक्निकल सारे जैसे पढ़ते हैं इंजीनियर्स अकेडमी के थ्रू स्टूडेंट या कहीं से भी पढ़ते हैं, तो उन्हीं की तरह मैंने भी पढ़ रखा था। अच्छा, यूपीएससी जेईई में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपका इंटरव्यू टाइम कैसा माहौल था? क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ याद है तो बताइए। हाँ, सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ याद ही हैं, क्योंकि जिंदगी क्वेश्चन
एक्सपीरियंस कुछ? जिंदगी का प्रथम बार मैंने एग्जाम कोई इंटरव्यू दिया था, वो भी डायरेक्ट यूपीएससी जेईई दिया था, तो शायद उस बिल्डिंग में जाना एक गर्व का अनुभूति है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उस बिल्डिंग में इंटर कर लिया जिसका शायद भविष्य में मैं सपना लेकर चला हूँ। तो वहाँ गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसीजर होते हैं, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अपने टेबल पर गाइडेंस के साथ बैठा हुआ था। फॉर्म फिलअप के बाद और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वहाँ मुझे वो बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए अंदर। चेम्बर में इन करने के बाद सिमिलरली जैसे सारे वो जाते हैं, स्टूडेंट लोग जाते हैं, वो अपना इन करते हैं, मैं इन कम इन बोल के, उसके बाद उन लोगों को बैठने के लिए मिलता है, लोग धन्यवाद प्रेषित करते हैं, बैठते हैं। 12th फेल में जो दिखाया गया है उसी टाइप से होता है ना? सिमिलरली इन दैट्स वे। एंड उसके बाद जाके उन्होंने मुझसे एक पहला सवाल पूछ लिया जो कि मैं प्रिपेयर नहीं था, आई थिंक दैट। जैसे पूछ लिया कि आपका रोल नंबर क्या है। 7 डिजिट का रोल नंबर था और मुझे याद तो थे, बट मैंने बोला कि इससे कम्प्लीटली याद नहीं थे, तो दैट्स वाई मैंने बोला कि सर याद नहीं है। तो सर बोले कि एक बार ट्राई तो करके देख लो, शायद याद आ जाए। मैंने बोला बस 0 बीच में छूट गया, तो वो वापस वो ने रिकॉल करा दिया कि चलो ये आपका रोल नंबर है। उसके बाद उनका फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल यही था कि मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूं, क्योंकि आपसे पहले मेरे पास 50 ऐसे कैंडिडेट आ चुके हैं जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, और डिपार्टमेंट को ऐसे कैंडिडेट चाहिए ही जिनके पास एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते हो। और जो मेरे पास ऐसे 50 कैंडिडेट है जिनके पास प्रैक्टिकली चीज़ें की नॉलेज है, वो किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे PSU हो गया है, सरकारी गवर्नमेंट हो गया, BSNL हो गया, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर 2 साल 4 साल के एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट हैं, उनके पास प्रैक्टिकली चीज़ों को वर्किंग का अनुभव है। तो उनकी जगह पर मैं आप ही को मैं क्यों सेलेक्ट करूँ, ये उनका पहला क्वेश्चन था, जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। बट उस ड्यूरेशन मुझे ये पता था कि हाँ इसका मैं आंसर क्या दूँ। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें यही बोल दिया कि सर आई थिंक जो भी डिपार्टमेंट मुझे अगर ज्वाइन करवाएगा तो आई थिंक मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा वो। मैं ट्रेनिंग के बाद ही, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग करने के बाद ही मैं कुछ वो उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मैं वर्क कर सकता हूँ। और चीज़ें जितने भी स्टूडेंट हैं उनका फिर भी ये सवाल था कि फिर भी मैं उनकी जगह पर मैं आपको क्यों लूँ, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस वाले हैं ना, आप तो फ्रेशर हैं, चीज़ों तो आपको जानकारी नहीं है। मैंने वही सिंपली वो उनका आंसर में मैं यही कंक्लूड किया कि सर जो भी स्टूडेंट आज एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं वो भी कभी ना कभी जिस भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए होंगे, गवर्नमेंट हो या PSU हो, वो एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन किए होंगे और वहाँ से वो एक्सपीरियंस गेन किए, तभी वो यहाँ आप शो ऑफ कर पा रहे हैं। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तभी मैं भी एक्सपीरियंस गेन करूँगा। अगर हर डिपार्टमेंट मुझे यही करके वो हटा दे कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप फ्रेशर हैं, तो आपको मैं क्यों लूँ, तो पता चलेगा कि मैं जीवन भर कोई भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन ही नहीं कर पाया, कभी एक्सपीरियंस गेन ही नहीं कर पाया। तो आई थिंक मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एंड तभी मैं भी एक्सपीरियंस गेन कर पाऊँ। अंदर जाने के बाद आपसे आपका इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया था? नो, उसमें कोई इंट्रोडक्शन आदि नहीं थे। मुझे प्रिपेयर जो था इंट्रोडक्शन के लिए, बट मुझे चीज़ें पता था कि जो एक दिन पहले जो लोग इंटरव्यू दिए थे उन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ था नहीं कि आपसे इंट्रोडक्शन आदि पूछते हैं, तो बस जो नॉर्मली है वैसे ही चले जाइए। वहाँ इंटरव्यू चैम्बर में इन्वायरमेंट एकदम नॉर्मल था या कुछ लगता था कि हाइपर हो रहे हैं? नहीं, वहाँ इन्वायरमेंट एकदम नॉर्मल था। टीचर भी जो भी वो इंटरव्यूअर थे वो भी एकदम सिंपलिसिटी में, इंसान से पहले वो बैठने का एकदम रिलैक्स हो जाइए और रिलैक्स होकर आंसर दीजिए, रुक कर सुनकर क्वेश्चन आराम से आंसर दीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं, एकदम चिल मोड में इंटरव्यू दीजिए। आपके ब्रांच पेपर से भी कुछ क्वेश्चन डाला गया था? हाँ, आई थिंक मेरे ब्रांच पेपर से 50% से अब क्वेश्चन ब्रांच पेपर से थे, 50% क्वेश्चन थे। जस्ट लाइक मैंने ही कुछ थोड़ा गलती कर दिया था कि मैंने थोड़ा अपने आप को गलती क्या कर दिया था, मैंने ही अपने अकॉर्डिंग वो शिफ्ट कर लिया था चीज़ें, कि मैंने थोड़ा स्विच गियर प्रोटेक्शन की तरफ चला गया था अपने ब्रांच पेपर में। पावर सिस्टम का ब्रांच वो है, सब्जेक्ट है, तो उधर की ओर शिफ्ट किया था, तो उधर की ओर से क्वेश्चन ज़्यादा राइज हुए थे, जैसे कि MCB क्या होते हैं, MCCB क्या होते हैं, या ELCB क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। फिर अगर ELCB था ही तो फिर RCCB क्यों लाया गया, फिर RCCB में क्या एडवांटेज है, मैंने उन सारे चीज़ों के बारे में बताया। फिर एक वो एक खुद से ही क्वेश्चन राइज कर दिया कि एक अल्टरनेटर है, फिर वहाँ पर अगर ऐसा ऐसा हो रहा है जैसे कि मिड पॉइंट अर्थ हो जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा प्रोटेक्शन स्कीम यूज़ कीजिएगा। तो मैंने बताया, तो बोले कि सर बताओ अर्थ रेस्ट्रिक्टेड फॉल प्रोटेक्शन जो बोल रहे होगे यूज़ करेंगे, वो कैसे वर्क करता है, उसका क्या वर्किंग कंडीशन होता है, मैंने बताया। तो फिर भी उसके अंदर भी वो क्वेश्चन लाइक किए थे, दोनों तो वर्क करेगा, फिर वो आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे। फिर उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया। फिर उनके चैम्बर में एक AC लगा हुआ था, जस्ट सामने देखे AC, फिर AC के बारे में पूछे। फिर AC के ऊपर जो स्टार मार्किंग होता है वो कौन डिजाइन करता है, वो स्टार मार्किंग क्या डिनोट करता है वो पूछे। फिर मुझे था कि अच्छा आप 8th सेमेस्टर में हो, कॉलेज के लास्ट ईयर हो, प्रोजेक्ट होगा, मैंने बताया हाँ प्रोजेक्ट है सर, प्रोजेक्ट के बारे में पूछे, वो बताए। बहुत सारे और टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, वो सारे बताते गए, मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरे आंसर के अकॉर्डिंग ही वो शिफ्ट कर रहे थे, और सारे टेक्निकल जो उनको लगा सेटिस्फैक्टरी वो पूछते चले गए। आप अपने इंटरव्यू से सेटिस्फाई थे? उस ड्यूरेशन
यहाँ इंटरव्यू या वहाँ के इंटरव्यू, वहाँ उस ड्यूरेशन मुझे लगा था कि शायद मुझसे 50% से अब जो क्वेश्चन पूछे गए स्टार्टिंग में वो शायद अनजेन्युइन थे, बट मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि शायद वो मेरे कॉन्फिडेंस को चेक कर रहा था कि बच्चे में कॉन्फिडेंस है कि नहीं, डिपार्टमेंट के लिए या उस समय कॉन्फिडेंस शो कर पाएगा कि नहीं। तो आई थिंक वो जो हार्ड क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के, जो कि मेरे खुद के पर्सनालिटी पे बेस्ड था, वो शायद मुझे लगा कि शायद वो मुझे एक्स्ट्रा पूछ दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को वो चीज़ नहीं पूछे थे, बट मेरे लिए वो चीज़ था कि मुझे ही ऐसा क्यों पूछे। और मुझे लगा कि यार आई थिंक 50% से अब क्वेश्चन उनका ऐसा था कि जिस पर वो आर्गूमेंटल क्वेश्चन था आई थिंक, तो मुझे लगा कि शायद मे भी चांस ना हो, रिटर्न में अगर मार्क्स अच्छा हो तो हो जाए। बट मुझे पता बाद में नहीं चला कि हाँ शायद वो कॉन्फिडेंस के कारण मुझे नंबर एक्स्ट्रा एडिशन में मिला। टेक्निकल के लिए मैं तो सेटिस्फाई था कि हाँ ज़्यादा जितना भी टेक्निकल पूछे मैंने हर टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब दिया। बट शायद जो स्टार्टिंग में जो ये आर्गूमेंटल क्वेश्चन थे कि मैं आप ही को क्यों लो, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं तो बस एक ही क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मुझे उस क्वेश्चन के लिए डर था कि हाँ शायद हो सकता है इंटरव्यू में मुझे कम मार्क्स कहीं मिले तो शायद मेरा सिलेक्शन ना हो। बट बाद में जब मैंने देखा कि 4th रैंक है तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ इंटरव्यू में नंबर अच्छा खासा दे दिया गया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस को वो बस जज कर रहे थे। अच्छा, आपका रैंक 4 था यूपीएससी में ना? यस, मेरा टोटल सीट उसमें कितना था? टोटल 20 सीट था एंड रिटर्न 300 नंबर का था, 100 नंबर का इंटरव्यू था। तो 20 सीट के लिए आई थिंक 160 स्टूडेंट को बुलाए थे इंटरव्यू के लिए। 8 टाइम्स था और 8 टाइम्स में भी वो 20 स्टूडेंट को सेलेक्ट किए। आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं वो रोना रोते हैं कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का सीट बहुत कम आता है हर वैकेंसी में, सिविल का ज़्यादा आता है, इस टाइप का बात करते रहते हैं। तो उनके लिए आप क्या बोलिएगा? क्या कम सीट आने की वजह से डिमोटिवेशन होना है या कम सीट में भी सिलेक्शन लेना है? आप उनके लिए क्या कहिएगा, क्योंकि आपका भी इलेक्ट्रिकल है और 3-4 गो में आपका सिलेक्शन हो चुका है या होने वाला है? हाँ, ये बात सच्चाई है कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि बल्क में सीट नहीं आता। लेकिन एक चीज़ एडवांटेज ये भी ज़रूर है कि इलेक्ट्रिकल वाले के लिए बहुत सारे PSU हैं, जैसे BSN जो भी हो या PGCIL हो गए या सेल हो गए, ये बहुत सारे ऐसे हैं ना कि वो शॉर्ट 10 या 20 सीट ही निकाले बट रेगुलरली निकालते रहते हैं। हाँ, बल्क में नहीं निकालता है सिविल वालों की तरह कि 600, 800, 1000, 2000, ये SSJ है। SSJ भी सिविल वालों के लिए ज़्यादा निकालते हैं बट इलेक्ट्रिकल वालों के निकालते हैं, बट कंटिन्यूसली बहुत सारे डिपार्टमेंट में निकलते रहता है। जैसे कि NBCC हो गया, NHPC हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट में निकलते हैं। हाँ, सीट की संख्या कम रहती है, इस चीज़ के लिए मैं मानता हूँ, बट जितने भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जितने भी PSU हैं सारे कुछ ना कुछ सीट निकालते रहते हैं, वो रेगुलरली निकालते रहते हैं। कभी भी एक साल में कम से कम 5 से 6 ऐसे निकल जाते हैं एग्जाम के, वो कि आपको लगता है कि हाँ 5 अगर एग्जाम के लिए साल भर में निकल जा रहा है तो यानी कि अगर 10 सीट भी रहते हैं तो 100-200 सीट निकल जा रहा है अप्रॉक्स। वैसे स्टूडेंट को क्या कहना चाहिएगा आप? कंटिन्यूटी बहुत डिमोटिवेट रहते हैं। नहीं, वैसे स्टूडेंट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि चीज़ें नहीं है कि हर इंसान अगर पढ़ने वाला तो उसका हर एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, और इसीलिए घबराना नहीं है। आप 10 एग्जाम दीजिए, 20 एग्जाम दीजिए, क्योंकि साल भर में 5 एग्जाम तो आप दे ही दीजिएगा अल्टीमेटली, क्योंकि एग्जाम आ रहा है। हाँ, फी थोड़ा ज़्यादा है तो बट कोशिश कीजिएगा तो आप एग्जाम के भर के वो तैयारी करके दे सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि इस बार 5 एग्जाम दिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन सिलेक्शन एक भी चीज़ ज़रूर है कि कटअप से आप ये नहीं होंगे कि कटअप अगर जा रहा है किसी भी एग्जाम का 120 तो आप 80 पर होंगे। वो फिक्स है कि आप 120 जा रहा होगा तो आप 100 पे होंगे या 110 पे होंगे या 90 पर होंगे, यानी कि 10-20 नंबर सही लैग कर रहे हैं। वो 10-20 नंबर को हो सकता है कि आप 10 एग्जाम हो जाते जाते वो मेंटेन कर पाए। तो एग्ज़ाम देते रहिए, शायद 5 साल 2 साल के अंदर हो जाएगा। कंटिन्यूटी कर लगे रहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन रखिएगा तो शायद कुछ एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में आई थिंक क्रैक कर लीजिएगा। मुझे भी जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि मैं भी 10 से 20 एग्जाम से एवं दे चुका हूँ पिछले 2-3 साल में। आई थिंक 40 एग्जाम भी दे चुका होंगे, लेकिन हाँ हर बार 5 नंबर 2-4 नंबर से, जैसे कि NHPC था उसमें भी 2-3 नंबर से छूट गया। इससे पिछला बार क्या PGCIL था उसमें भी 4-5 नंबर से 6 नंबर से छूट गया। बट हाँ अल्टीमेटली धीरे धीरे जाकर प्रिपरेशन जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग हुआ, एक टाइम आने के बाद हो गया चीज़ें। तो आई थिंक हर इंसान को लगे रहना चाहिए स्टडी पीरियड में, जितने भी इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, लगे रहना चाहिए। आई थिंक हाँ साल 2 साल के अंदर हो जाएगा चीज़। ऐसे भी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जब आपको एक डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा तो उसके बाद आपका सिलेक्शन होते जाएगा। तो हताश नहीं होना है और लगे रहना है। सिलेक्शन होने के बाद भी आप अच्छा खासा पढ़ रहे हैं ना? हाँ, मैं अपना स्टडी मेंटेन रखा हूँ। ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे बाद में अभी ब्रेक कर लूँ, फिर वापस स्टडी को कंटिन्यूटी करने में मुझे वापस वो चीज़ें प्रॉब्लम हो। तो एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैं स्टडी कर रहा था, हाँ उससे थोड़ा कम करूँ, लेकिन स्टडी प्रैक्टिकली करते रहूँ, क्योंकि आगे भविष्य में बहुत सारे एग्जाम है। जेई के बाद बीटेक हो जाएगा तो AE का है, और बहुत सारे एग्जाम है जो मेरा फाइनल गोल होगा उस चीज़ का एग्जाम होगा। तो आई थिंक मैं चाहता हूँ कि अपना स्टडी मेंटेन रखूँ, बाकी स्टूडेंट की तरह ये ना कि जॉब हो जाने के बाद रिलैक्स हो जाऊँ, चीज़ें वापस वो भूल जाऊँ वापस। तो मैं चाहता हूँ स्टडी अपना मेंटेन रखने, दैट्स वाई थोड़ा प्रिपरेशन में हूँ।
अच्छा 4 महीना 5 महीना के बाद आपका बीटेक भी कंप्लीट हो जाएगा, तो अल्टीमेट गोल आपका क्या होगा? बीटेक बेस्ड जो भी मोस्टली मैं कोशिश किया हूँ कि मैं हायर ग्रुप ए लेवल का जॉब करूँ, तो दैट्स वाई ग्रुप ए लेवल के जॉब में बहुत सारे जॉब आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्लियरली, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि जब सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है या रिजल्ट नहीं आता है तो लोग बहुत पीठ पीछे बहुत बोल रहे होते हैं। तो मैं ये अपना खोलना नहीं चाहता हूँ कि मैं इसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट हाँ ग्रुप ए की तैयारी में चाहता हूँ कि ग्रुप ए का कोई अच्छा खासा जॉब मुझे मिले, जो कि एक अच्छा पोस्ट भी हो और जिसमें अपना सेटिस्फाई हो मैं अपना जॉब से। तो मैं कोशिश करूँगा कि ग्रुप ए लेवल का बीटेक लेवल कर चुका हूँ, ग्रेजुएशन हो चुका रहेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि हाँ मैं ग्रुप ए का जॉब वो लूँ, इसके लिए मैं प्रिपरेशन में रहूँगा। और डिप्लोमा के बाद आपने यूपीएससी जेई क्रैक किया है, बीटेक के बाद हो सकता है यूपीएससी आईएएस भी क्रैक करेंगे अगर आपकी सोच हो तो? कोशिश करूँगा, बट अल्टीमेटली होना ना होना तो कभी कुछ लैक फैक्टर भी डिपेंड करता है, मेरा स्टडी भी डिपेंड करता है, मेरा टाइम कितना मिलता है जॉब आवर के बाद, तो उस पर डिपेंड करता है। हाँ कोशिश करूँगा एक बार मैं अपना अपॉर्चुनिटी जो मिला है ये टाइम्स का जो भी हो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आई थिंक मैं कोशिश करूँगा कि हाँ मैं दूँ, एक बार एग्ज़ाम दूँ और अच्छे से प्रिपरेशन करके दूँ। अच्छा, इन लास्टली अपकमिंग स्टूडेंट, अपकमिंग एस्पिरेंट जो कंपटीशन में आए हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या तो इन फ्यूचर आने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? उन सारे स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्रिपरेशन में मेंटेन रखिए। हो सकता है कि आने वाला कल जो भी नेक्स्ट एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल एसएससी हैं, हो सकता है वो आपका वो निकल जाए उसमें, तो अपना स्टडी मेंटेन, क्योंकि जब इंसान पीक पर पहुंच जाता है ना तो वो अपना पीक मेंटेन कर पाता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में पीक चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार पीक पहुँच जाइएगा तो जितने भी एग्जाम दीजिएगा मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपका चांसेस है कि आपका रिजल्ट हो जाए। तो कोशिश कीजिए उस पीक को गेन करने का, वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर स्टडी पीरियड में तो वो पीक जल्दी गेन कर लीजिएगा आप, क्योंकि पीक का जो ग्राफ होता है वो लीनियर नहीं होता है, वो हाइपरबोलिक शेप में टाइप से आता है। तो आई थिंक वो जल्दी गेन कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, बट एक बार गेन कर लीजिएगा तो वो तुरंत जाएगा नहीं। तो स्टडी पीरियड में मेंटेन रखिए। अभी बहुत सारे एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है इसके बाद, तो अगर इसको भी स्टूडेंट अगर स्टडी पीरियड में तो वो अपना थोड़ा दिन मेंटेन रखे कंटिन्यूटी स्टडी का, तो बहुत बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए। लास्टली आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। क्योंकि तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।